तो ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ये नहीं लागू करने के लिए पास हुआ है, और ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है। आप आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी की, सेल अडानी की, तेल अडानी का, सब कुछ आप एक व्यक्ति को देते जाएंगे। आप कहिए कि साहब दूध पे आपने टैक्स क्यों लगा दिया, आटा दाल चावल पे टैक्स क्यों लगा दिया, दवाइयों का दाम आपने क्यों बढ़ा दिया, उस पर टैक्स क्यों लगा दिया? सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहिए किसानों के फसल का दाम आपने दोगुना क्यों नहीं किया, तो सरकार कहती है पैसा नहीं। जो क्रेज, जो लगाव, जो जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति था लोगों के मन में, वो कम हुआ है, और उसमें बुरी तरह से लोगों का मन टूटा है। कारगिल का एक योद्धा वो बयान देता है कि मैंने देश की रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाता है। बताइए, उसका सवाल उठाना चाहिए कि नहीं? चाहे वो मुझे 1000 बार सस्पेंड करें, सदन में नहीं बोलने देंगे, सड़क पे बोलूंगा, सड़क पे नहीं बोलने देंगे, आपके चैनल पे बोलूंगा, किसी और चैनल पे बोलूंगा, जो मंच मिलेगा, जहां भी मिलेगा, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो मैं बोलूंगा। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। नमस्कार, बैठकी के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद, यूपी में पार्टी के बड़े चेहरों में से एक संजय सिंह। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, भारतीय राजनीति को आप बड़े अच्छे समझते हैं, जानते हैं। हमारे यहाँ तो लोग खांस दें, छींक दे तो उस पर भी सियासत गरमा जाती है। किसी का थोड़ा मज़े ले लो या फिर मजाक उड़ा दो तो भाई लोग सालों साल आपसे बात नहीं करते हैं। आपने पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया। हम आम आदमी, आम जनता ये कैसे यकीन करे कि आपके और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है, आप दोनों दोस्त हैं और आगे भी दोस्त बने रहेंगे? देखिए, जो इंडिया अलायंस हुआ है उसमें 26 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। पहली बार 26 राजनीतिक दल आए, उसके बाद और भी राजनीतिक दल उसमें जुड़े। इंडिया अलायंस के प्रति हमारी पूरी तरह से प्रतिबद्धता है जी। लेकिन उसमें ये तो कहीं तय नहीं हुआ कि अगर कोई आदमी कुछ गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा उस अलायंस में तो कोई समझौता नहीं हुआ है कि भाई कोई आदमी अगर ड्रग्स के मामले में आरोपी है या भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा तय नहीं हुआ है। दूसरी बात क्या है कि जो कुछ भी है वो साक्ष्यों के आधार पे है। और मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा, खास तौर से जो कांग्रेस विधायक की बात आपने की। 78 बार उनकी ड्रग डीलर से बातचीत हुई है, उसके रिकॉर्ड है। 6.5 करोड़ रुपए बैंक ट्रांसफर हुए हैं जिसका कोई अकाउंट नहीं है। तो जब इस प्रकार, और कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी ने पूरी जांच की है, जब इस प्रकार के साक्ष्य हैं तो उसके आधार पे कार्रवाई हुई है। इसमें कहीं कोई दुर्भावना के आधार पे कार्रवाई नहीं हुई। और आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जहां भगवंत मान जी ने अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की। तो कुछ भी हमको अगर साक्ष्य मिलेगा, गलत मिलेगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसमें कहीं कोई दुर्भावना या कहीं कोई जानबूझ के किसी के खिलाफ कार्रवाई करना, ये दूर दूर तक मकसद नहीं। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस विधायक गलत हैं? जो साक्ष्य हैं उनके खिलाफ तो सर वो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि वो गलत है। मैं कौन होता हूँ किसी को गलत कहने वाला या किसी को प्रमाण पत्र देने वाला? आम आदमी पार्टी का जो साक्ष्य है वो बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का उसूल भी है कि ड्रग्स, नशा और भ्रष्टाचार से आप समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो वो पार्टी जिसके विधायक इस तरीके के मामले में संलिप्त हों तो उनके साथ आप हैं तो कोई झिझक नहीं है? देखिए, कोई भी गलत करे, चाहे वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो, कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का हो, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें वेंडेटा नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि व्यापम घोटाले के आरोपी को तो हम बचाएंगे
वाटर घोटाले के आरोपी को तो हम बचाएंगे, माइनिंग घोटाले के आरोपी को तो हम बचाएंगे, शारदा नारदा स्कैम वाले को हम बचाएंगे, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप अजीत पवार पे लगाएंगे और उनको बचाएंगे। लेकिन जो उनकी पार्टी में शामिल नहीं होता उसको हम दबाव डाल डाल के उस पे ईडी सीबीआई की जांच कराएंगे। ऐसा, इसको कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स। इसको कहते हैं कि आप दुर्भावना से विपक्ष के लोगों को टारगेट कर करके मुकदमा कर रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का एक भी मामला आप बता दीजिए जिसके खिलाफ हमने जानबूझ के कार्रवाई की हो। ऐसा हमारी राजनीति नहीं है ये। तो सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने जैसा कहा था कि आप किसी के बारे में, कल केजरीवाल साहब ने भी कहा है और हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं, इंडिया अलायंस के प्रति आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता पूरी तरह से है और हम उस अलायंस का हिस्सा हैं, उसमें रहेंगे। आपकी प्रतिबद्धता है, ठीक है, उधर से भी है? अब ये उनसे पूछिए, मेरे ख्याल से तो है। ठीक है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा। अभी जैसे दिल्ली बिल पे कांग्रेस पार्टी ने हमारा साथ दिया, उसके बाद पार्लियामेंट में हमारे सस्पेंशन को लेके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो हमारे एलओपी हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में हमारे लिए आवाज़ उठाई। तो ये जो ऐसे जो मुद्दे हैं उसमें हम पूरी तरीके से साथ हैं और चुनाव में भी साथ रहेंगे। आप साल 2007 तक समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब जिस पार्टी का आपने साथ छोड़ा, आम आदमी पार्टी, उसी का हाथ पकड़े हुए आप इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस भी कारण से आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, क्या वो कारण आपको साल 2024 चुनाव से पहले किसी भी तरह परेशान कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि 2008 से लेकर 10 तक, 1.5-2 साल तक मैं समाजवादी पार्टी में रहा। उससे पहले लंबे समय तक मैं सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा। मैं प्रख्यात समाजवादी नेता और उस समय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रघु ठाकुर जी, जिन्होंने डॉक्टर लोहिया के साथ काम किया, जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया, उनके साथ मैं रहा। मैं नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, उसका भी हिस्सा रहा। अपनी खुद की एक संस्था आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से चलाता था सुल्तानपुर में, जिसमें ब्लड डोनेशन से लेके तमाम काम जी। और आरटीआई के आंदोलन में जब घूस का घूसा अभियान अरविंद केजरीवाल जी ने चलाया, 2005-06 से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो लगभग करीब 18 साल का सफ़र हो गया। और अन्ना आंदोलन में फिर जब से आए तो फिर पार्टी में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के सामने जो परिस्थितियां होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना होता है। आज जो मौजूदा हालात हैं देश के, उसमें आप देखिए, एक ही व्यक्ति के नाम पूरे देश के संसाधन बांट दिए जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति को बैंकों का कर्जा दिया जा रहा है। चंद पूंजीपतियों का 13 लाख करोड़ रुपए सरकार ने माफ़ कर दिया। आप ओल्ड पेंशन की बात कीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप रोजगार की बात करिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहिए कि साहब दूध पे आपने टैक्स क्यों लगा दिया, आटा दाल चावल पे टैक्स क्यों लगा दिया, दवाइयों का दाम आपने क्यों बढ़ा दिया, उस पे टैक्स क्यों लगा दिया, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहिए किसानों के फसल का दाम आपने दोगुना क्यों नहीं किया, तो सरकार कहती है पैसा नहीं। लेकिन ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? देश के संसाधनों को लूट के 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड पिछले 9 साल के अंदर हुआ है इस सरकार में। और वो सारा पैसा लूट के, बैंकों का पैसा जहाँ पे आम आदमी का पैसा जमा है, वो पैसा लूट के आज विदेशों में बैठ के सरकार के जो मित्र हैं मोदी सरकार के, वो देश को चिढ़ा रहे हैं, देश की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि जितने भी वादे पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने किए थे, मोदी जी ने किए थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। देश की जनता के साथ वादा खिलाफी की। और इसके लिए ये जो इंडिया अलायंस बना है, इसको मिलकर 2024 में इस सत्ता को हटाना होगा और उसके लिए हम लोग साथ में हैं। संजय जी, अगर मैं पूछूं कि समाजवादी पार्टी को उस समय छोड़ने की क्या वजह थी, तो आप देखिए, उसमें एक महिला आरक्षण का विधेयक उस समय आया था और जिसको लेके समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी और तब मैंने उस आधार पर छोड़ा था। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने बोला है कि वो इंडिया अलायंस से सीट्स ले नहीं रहे हैं, उनको सीट्स दे रहे हैं। आप सुल्तानपुर से आते हैं, आपका गढ़ है, लेकिन उस गढ़ में बीजेपी का दबदबा है। उसी को हटाने के लिए आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए। अब तो आप नेशनल पार्टी भी हैं। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ऐसी क्रूशियल सीट्स को आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से बीजेपी का दबदबा है और दबदबा है इसीलिए 2 बार से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी।
300 से ज़्यादा सीटें वो जीत के आए हैं देश में, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खासी संख्या में उनको 2014 और 2019 दोनों में सीट मिली। लेकिन जब आप मिलकर लड़ेंगे यूपी के अंदर, ख़ास तौर से अगर आप बात करें वहाँ पे पिछड़ा वर्ग का जितना वोट है, या कांग्रेस पार्टी का जो आधार है, या पिछले कुछ सालों में हमने जो काम करके आधार अपना तैयार किया है, या राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रभाव है, तो एक अच्छी तस्वीर आपको 2024 में देखने को मिलेगी। और लोग अब उबे हुए हैं। जो क्रेज, जो लगाव, जो जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति था लोगों के मन में, वो कम हुआ है और उसमें बुरी तरह से लोगों का मन टूटा है। तो इसलिए 24 में आप देखेंगे कि अच्छे परिणाम आएंगे। सीट शेयरिंग और सीट का एडजस्टमेंट वो अक्टूबर के महीने तक फाइनल होना है, तो उसको बैठ के सारे लोग तय करेंगे। आज पहली तारीख है। ये तो अगर किसी एक पार्टी को भी अब जैसे इन्होंने 38 दलों को अपने साथ लिया, तो मुझसे लोग कह रहे थे कि साहब ये आपने 26 लिया, इन्होंने 38 लिया। तो हमने कहा उसमें से 26 ऐसे हैं जिनके पास सांसद विधायक कोई नहीं है, फिर भी हैं गठबंधन में। तो कैसे कैसे दलों को लिया, हम, तुम, क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको अपने साथ ले लिया। आप तो राष्ट्रीय पार्टी, 38 राजनीतिक दलों का ये जो गठबंधन है, उनको भी समस्या आएगी। और मैंने तो इसका नाम रखा है, क्योंकि आज जिस तरीके से सारे संसाधन देश का अडानी के नाम अलॉट करते जा रहे हैं, तो मैंने एनडीए का नाम बदल के न्यू डीलर ऑफ अडानी रखा है। ये नए अडानी के डीलर्स तैयार किए जा रहे हैं, जो पूरे देश के संसाधन को आकाश से लेकर पाताल तक एक व्यक्ति के नाम करना चाहते हैं। आप तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, कितनी सीट लेने की तमन्ना है आपकी? देखिए, ये कोई कैमरे पे बोलना, चैनल पे बोलना ठीक नहीं है। जब एक गठबंधन में आप हैं और उसमें सारे दल के लोग और उसके नेता बैठेंगे, तो वो तय करेंगे कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि अपनी पसंद बताइए। तो बताएंगे ना, जिस फोरम पे बताना है, जिस मंच पे बताना है, वहाँ बताएंगे। तो संजय बाहर जी, बताने से विवाद होता है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो बस ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है? फिर मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अगर आप आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में बात करेंगी, 2022 का जो चुनाव हम लोग लड़े विधानसभा का, उसमें बुरी तरीके से हम हारे, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और लगभग 1-2 निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन को अगर हम मिला लें, तो 10 चेयरमैन हमारे सिंबल से और निर्दलीय उम्मीदवार जीते, जिसमें कि रामपुर जैसी सीट है जहाँ पे हमारा नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष वहाँ पे जीती हैं, और 125-30 के लगभग हमारे पार्षद सभासद जीते हैं। तो एक शुरुआत हो रही है, यूपी में भी पार्टी हमारी बढ़ रही है, और ख़ास तौर से जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो राज्य से जुड़ा हुआ हो, केंद्र से जुड़ा हुआ हो, हम उसको लेकर लड़ाई भी लड़ते हैं। हेलो सर, मेरा नाम वर्षा राय है, मैं एक लड़की हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर होगा। सर, विमेन रिजर्वेशन बिल की टाइमिंग को लेकर बहुत डिस्कशन चल रहा है, चर्चाएं चल रही है। सर, जिस वक्त ये बिल आया है, क्या आपको लगता है कि 2024 में पॉलिटिकली इससे फ़ायदा मिल सकता है बीजेपी को? देखिए, फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब आपके मन में धूर्तता होती है, चालाकी होती है, छल होता है, तो वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। आपने एक महिला आरक्षण बिल पास किया जो 2010 में पास हुआ था, और उस बिल में कहीं से भी दूर दूर तक ये नहीं लिखा था कि हम परसीमन कराएंगे, हम सेंसस कराएंगे, उसके बाद हम इसको लागू करेंगे। ऐसा तो नहीं लिखा था। अगर उस बिल का समर्थन बीजेपी ने भी किया था जब राज्यसभा में वो पास हुआ था, अगर इनकी नीयत साफ थी, और ये जैसा अब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब अबोध बालक तो थे नहीं ये, तब भी इनको पता था कि हाँ भाई, सेंसस कराना जरूरी है और परसीमन कराना जरूरी है। तो आपने 2010 में क्यों नहीं उसका विरोध किया? आपने उस बिल का समर्थन किया जिसमें परसीमन की कोई बात नहीं थी, जिसमें सेंसस की कोई बात नहीं थी। तो उसी स्वरूप में आप इस बिल को पास कर सकते थे, और 2024 में महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। राज्य की विधानसभाओं पे भी दबाव बनता कि वो राज्य की विधानसभाओं में भी आरक्षण देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या कहा? आपने कहा सेंसस होगा, फिर परसीमन होगा। अब सेंसस जो होगा 2026 तक देश की सीमाएं फ्रीज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।
2026 के बाद सेंसस होगा, परसिमन होगा 31 में जाके। उस पूरी प्रक्रिया में 2039 तक ये बिल आपने लटका दिया। तो एक बिल आप लेके आए जो 15-20 साल तक लागू होने वाला है नहीं। फिर कौन कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी, नहीं रहेगी, तो इनकी नीयत क्या है महिला आरक्षण बिल को लागू करने के पीछे? वो जो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने की मंशा तो है, लेकिन ये धूर्तता और चालाकी पूरा देश समझ चुका है। इस देश की करोड़ों महिलाएं समझ चुकी हैं, इसलिए इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे महिला आरक्षण बिल के अंदर, ओबीसी के आरक्षण की लंबे समय से मांग हो रही थी कि आप रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दीजिए। एससी एसटी को जो रिजर्वेशन आपने दिया वो पुराने रिजर्वेशन के आधार पे दिया, उसमें भी आपने इन 33% रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन नहीं दिया। ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की जो बात हो रही थी, इस देश के ओबीसी समाज को आपने धोखा दिया, आपने उसको नहीं लागू किया। तो ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ये नहीं लागू करने के लिए पास हुआ है, और ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई पार्टी किसी के ऊपर आरोप ना लगा सके, इसलिए हमने इसका समर्थन भी कर दिया कि चलो भाई, जब 2024 में ये लोग सत्ता से जाएंगे तो जो इस देश के लोगों की आकांक्षा है उसके अनुरूप इस बिल को किया जाएगा संशोधित। और सर, इंडियन गठबंधन की बात हो रही है, इंडियन अलायंस की बात हो रही है, तो आगे चलकर हम अरविंद केजरीवाल जी को किस रोल में देख सकते हैं? गठबंधन के हिस्सा हैं हम लोग, और रोल जो है वो सारे गठबंधन के दल मिलकर तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी का रोल क्या होगा या कोई राहुल गांधी मुख्य जी का भूमिका रोल वो क्या निभाएंगे जिस तरह से फिल्मों में होता है एक राजा? नहीं, जो भूमिका निभानी है वो भूमिका तय करेगा गठबंधन। इसलिए उसके बारे में कैमरे पर बोलना या टीवी चैनल पे बोलना या अपनी तरफ से कोई क्लेम करना ठीक नहीं। सर, एक और बहुत दिलचस्प बात मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आई तो आपके हेल्पर्स और कार्यकर्ता से मुझे आपके बारे में, आपकी रुचि में बहुत ही मज़ेदार चीज़ें पता लगी हैं। तो सब शायद ये ऑडियंस को भी नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले आपका स्वीट टूथ, यहाँ हम आए तो हमें भी मिठाइयाँ पेश की गई और हमें बताया गया कि सर की फेवरेट मिठाइयाँ हैं जो हमें खिलाई जा रही हैं। जिससे मैं वंचित हूँ, क्योंकि मैं शुगर का मरीज हो चुका हूँ, तो इसलिए मुझे तो मिठाई खाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और अपने आप को बड़ा रोकना पड़ता है। हाँ, लेकिन मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है और मैं दूसरों को भी खिलाना बहुत पसंद करता हूँ कि जितना जो कुछ भी मुझसे हो सके लोगों के सत्कार में उसको पेश किया जाए। दूसरी चीज़ सर कि आपके कदम घर पे रुकते ही नहीं हैं, आप या तो ट्रैवल करते रहते हैं, किसी से मिलने चले जाते हैं, और 8 बजे से मुझे लगता है कि आपके घर के बाहर फरियाद लेके लोग आ जाते हैं कि ये हमारा काम है। देखिए, मुझे मेरे ख्याल से अगर मैं याद करूं तो शायद ज़िंदगी का कोई एक सप्ताह भी नहीं बीता होगा जब मैं लगातार अपने घर पे रहूं। आपको लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है? लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, लोगों के काम करना अच्छा लगता है। सुबह से लेके रात के सोने तक मैं यही कोशिश करता हूं कि अगर मेरे जीवन से, मेरी ज़िंदगी से एक भी 2 भी अच्छाई के काम अगर कुछ हो जाएं लोगों की भलाई के लिए तो ठीक है। मतलब वो प्रयास करता हूं अपनी तरफ से। ज़रूरी भी नहीं है कि सबके काम हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जैसे हॉस्पिटल के काम हैं या और भी कुछ काम है तो हो जाते हैं। तो आपका पहला प्यार कौन है? घर है, पॉलिटिक्स है, या फिर कॉलेज टाइम में कोई हुआ करती थी? देखिए, पहला प्यार तो हमारा काम ही है। राजनीति का जो काम कर रहा हूँ या सामाजिक क्षेत्र में जो मैंने काम किया उसको बहुत शिद्दत के साथ किया, दिल के साथ किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं कभी खाली ना रहूँ, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं रघु ठाकुर जी, तो उनसे एक बार किसी ने पूछा कि भाई आप इतने बड़े बड़े पदों पे रहे, जनता पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, समाजवादी पार्टी में इतने बड़े पदों पर रहे, और अब आप किसी पद पे नहीं हैं, तो आप बोर नहीं होते? तो उनका जो शब्द था वो मैंने गांठ बांध लिया अपने मन में। उन्होंने कहा कि बोर होने के लिए खाली रहना ज़रूरी है। तो ये सूत्र है मेरी ज़िंदगी का कि मैं भी चाहता हूँ कि किसी भी वक्त खाली ना रहें, कुछ ना कुछ काम करते रहें। कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो। हाँ, ये फार्मूला सबसे अच्छा है। 24 की तैयारी चल रही है, वो 24 को देखकर बिल पास करवा रहे हैं।
आप 24 को देखकर गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनमें एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है, वहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी है या फिर आप कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में आप कर ही चुके हैं। देखिए, मैं पिछले 1.5 साल से और 2022 के बाद से, उसके पहले भी मैंने इस सवाल का सामना किया, लेकिन 2022 के बाद से मैं इस सवाल का लगातार सामना कर रहा हूँ। और मैं लोगों से वो थर्मामीटर मांगता हूँ कि खोज के बताओ कि हमारे लड़ने से कांग्रेस को ही नुकसान होगा या बीजेपी को ही नुकसान होगा, ये कहाँ से आप तय करते हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि साहब आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। 2013 में हमने बीजेपी को हराया, 2015 में हमने बीजेपी को हराया, 2020 में हमने बीजेपी को हराया। सुपड़ा साफ कर दिया दिल्ली में केजरीवाल जी ने। और एमसीडी में 15 साल से जहां बीजेपी बैठी हुई थी, हमने बीजेपी को हराया। 2017 में हमने बीजेपी को पहली बार 20 सीटें 22 सीटें लेके पंजाब के अंदर हराया। अकाली दल बीजेपी की सरकार वहां पे थी। 2022 के अंदर हमने पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, 2 सीटें उनकी आई। तो सबसे ज्यादा बीजेपी को हराने का काम, और भी इतिहास देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में किसको हराना है? फिर दोहरा दे रहा हूं आपको ना। 2018 में हम लड़े राजस्थान, वहां पे तो कांग्रेस जीती, बीजेपी तो नहीं जीती। हम छत्तीसगढ़ भी लड़े, वहां भी कांग्रेस जीती। मध्य प्रदेश भी हम सारी सीटों पे लड़े थे 2018 में, वहां भी कांग्रेस जीती। हम 2017 में लड़े थे गोवा के अंदर, वहां भी कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके आई। कर्नाटक में हम सारी सीटों पे लड़े अभी, वहां भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये कौन सा फॉर्मूला लेके आप लोग आते हैं कि साहब? मैं तो जानना नहीं चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे वो थर्मोमीटर खोज के दीजिए जहां से ये पता चलता हो कि हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नुकसान करते हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में तो सत्ता में बघेल जी है ना। सुन तो लीजिए आप, हमको ऐसे सभी लोगों का वोट मिलता है जो राजनीति में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि हमारा कोई जाति धर्म का आधार नहीं है। हम खुल के आपके सामने कह रहे हैं, हम धर्म के नाम पे, हम जाति के नाम पे राजनीति नहीं करते। केजरीवाल जी कहते हैं बिजली फ्री चाहिए तो हमारे साथ आइए, अच्छी एजुकेशन चाहिए तो हमारे साथ आइए, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल चाहिए तो हमारे साथ आइए। तो हम तो सीधे सीधे, हम तो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते नहीं। हमारा कोई जाति का आधार है नहीं, तो हम ये कहते हो कि हमको फला जाति के इसलिए वोट दे दो। तो जो लोग हमको पसंद करते हैं वो वोट देते हैं। 14% लोग गुजरात में वोट दिए आम आदमी पार्टी को। 5 हमारे विधानसभा की सीटें आई। अगली बार हम और काम करेंगे, वहाँ पे अच्छी संख्या में हम जीत के आएंगे। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हम अपने एजेंडे को लेके जा रहे हैं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ने का कारण ये कहीं उसके इंडिया अलायंस जो 2024 के लिए बना है उस पर कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हमने जो अलायंस बनाया 2024 के चुनाव के लिए बनाया है। अच्छा, आप एक चीज बताइए मुझे, आपने अच्छा सवाल पूछा। एनडीए में शिवसेना थी, शिवसेना महाराष्ट्र में उनके साथ गठबंधन में थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, दूसरे राज्यों में उनके खिलाफ चुनाव लड़ती थी, जेडीयू नॉर्थ ईस्ट में उनके खिलाफ चुनाव लड़ती थी, महाराष्ट्र में उनके खिलाफ चुनाव। जो एनडीए गठबंधन के जो भी दल थे उनका भी इतिहास आप उठाएंगे तो राज्यों के अंदर वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। अब आप सीपीएम को देख लीजिए, सीपीएम सीपीआई केरला में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है, कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन 2024 के अलायंस में है वो। मेरा सवाल बस इतना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, वहां की जनता तय करेगी क्या करना है। संजय जी, एक ऐसा सवाल जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बातें होती हैं और देश के कोने कोने से होती है, लेकिन ये आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद दिल्ली में है। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की बातें आपकी पार्टी के कई नेता भी करते हैं, पर वो तो लंबी रेस का घोड़ा है। विमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो दिल्ली स्टिल रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। आप इतने सालों से सांसद हैं सर, आगे क्या विमेन सेफ्टी के लिए आप लोग क्या करेंगे, सब जानना चाहते हैं बात। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इस बात की पीड़ा भी है हमारे मन में। केजरीवाल साहब यहाँ के एलजी साहब के सामने और गृह मंत्री और मोदी जी की सरकार के सामने भी ये मुद्दा बार बार उठाते रहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कि ऐसी राजधानी है दुनिया की दिल्ली जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए कि जो काम हमारे बस में है उसको हमने करके दिखाया है या नहीं दिखाया है।
अगर आप दुनिया के ऐसे देशों को चुनेंगी और उनकी राजधानियों को चुनेंगी जहां पे सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क बिछाया गया है, तो वो भी दिल्ली है, जो केजरीवाल जी के हाथ में है। उसको हमने किया। महिला की सुरक्षा के लिए हमारा महिला आयोग है, लगातार सक्रिय रहता है। उसकी अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। मैं समझता हूँ देश में जितने और महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे उनसे कई गुना ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जो अधिकार हमारे पास हैं उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। महिलाओं को बहुत असुविधा होती थी बसों के अंदर, हमने मार्शल लगाए। हमने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए उस दर्द को कोई नहीं समझा। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने समझा कि जो एक गरीब आदमी है वो अपनी बच्ची को अगर पढ़ाना चाहता है, कॉलेज में उसकी बेटी जाती है, रोज़ 100-150 रुपये उसको किराए का देना पड़ता था। हमने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए दिल्ली के अंदर बस की यात्रा फ्री की, सीसीटीवी का जाल बिछाया। जो काम हम कर सकते हैं हमने किया। लेकिन दुर्भाग्य से लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे पास है नहीं, वो है गृह मंत्री अमित शाह जी के पास। तो हमने देखा कि यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स पे भी बर्बरता हुई, वकीलों पर भी बर्बरता हुई, और गैंग वॉर हुए सड़कों पे। यहाँ दंगा भी हुआ, यहाँ इस दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर गोलियां चली। तो ये सब हमने देखा, हम स्वीकार कर रहे हैं। एक उदाहरण तो मैंने भी देखा, हम आवाज उठा सकते हैं। एक उदाहरण मैंने भी देखा कि माननीय सांसद जी का यहाँ आवास है और यहाँ 2 लड़के खड़े होकर बढ़िया फूफू फूफू कर रहे थे। तो समझ में आ रहा है मुझे भी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ तो ये लॉ एंड ऑर्डर, फिर वही बात आ जाएगी, नॉर्थ एवेन्यू का थाना है। तो संजय जी, लेकिन आप काम की बात कर रहे थे तो लोगों ने जाना समझा तभी आपको इतनी बम्पर जीत दिलाई हर इलेक्शन में, चाहे वो एमसीडी हो, विधानसभा हो। लेकिन अगर मैं आपकी पार्लियामेंट्री जर्नी की बात करूं तो यू आर ओनली वन ऑफ द फ्यू पार्लियामेंटेरियंस जिसकी मोर और लेस 100% अटेंडेंस है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट का सेशन जब भी रखा जाता है 1-2 दिन के अंदर ही किसी ना किसी रीज़न से आपके सस्पेंशन की खबर आ जाती है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो स्पीकर महोदय हैं वो आपको या विपक्षी नेताओं को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं एज कम्पेयर टू अदर एमपीज? देखिए चेयरमैन साहब का मैं सम्मान करता हूँ, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, तो उनके विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। हमारी लड़ाई सरकार से है, किसी चेयरमैन से नहीं है, किसी सभापति से नहीं है। और जो लड़ाई सरकार से है वो क्या है? वो ये है कि हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई आप किसानों के खिलाफ ये 3 काला कानून मत लाइए। उन्होंने कहा हम लाएंगे। हमने उसका विरोध किया, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। ऐसे तमाम प्रकरण, रेलवे भर्ती का मामला था या महंगाई का मामला था या अडानी के भ्रष्टाचार का मामला था। अब आप सोचिए कि हमने पार्लियामेंट में कहा कि भाई एक रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसकी आप जांच कराइए। आप दुनिया भर की जांच करा रहे हैं, सबकी जांच आप खोल देते हैं। तुरंत खोलना चाहिए, खोलिए, आप, आपकी मर्जी है, सरकार है आपके पास। लेकिन जो हिंडनबर्ग की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई जो कहती है एक पते पे मॉरिशस में 6 कंपनियां बना के, जिन 6 कंपनियों का आता पता नहीं कितने कर्मचारी काम करते हैं उसमें, उसके आय का साधन क्या है, 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर लगा रही। वो काला धन है कि नहीं बताइए आप? उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? और अगर आप उस पर मुझे सस्पेंड करके बाहर करेंगे तो आप कीजिए। आप आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी की, सेल अडानी की, तेल अडानी का। सब कुछ आप एक व्यक्ति को देते जाएंगे। यह है आपका इस देश के लोगों के प्रति न्याय? तो इन सारी बातों को लेके मन में एक स्वाभाविक गुस्सा है। मैंने आपको कहा कि आपको महंगाई से राहत देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन 13 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया है सरकार ने। तो क्या ये सवाल उठाना नहीं चाहिए? और जब हम ये सवाल उठाते हैं तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया जाता है। मैं सबसे ज्यादा, एक दिन मैं सुन रहा था लीडर ऑफ द हाउस को, पीयूष गोयल जी को, कह रहे थे 56 बार बेल में आए, 56 बार संजय सिंह बेल में आए पिछले 6 साल के अंदर। तो भाई 56 इंच के सीने को चुनौती देनी है, 56 बार जाना पड़ेगा बेल के अंदर। और इस बार जो मेरा सस्पेंशन हुआ वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या गलत किया मैंने? कारगिल का एक योद्धा वो बयान देता है कि मैंने देश की रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाता है। बताइए, उसका सवाल उठाना चाहिए कि नहीं?
5 महीने से मणिपुर जल रहा है, बताइए उसका सवाल उठाना चाहिए कि नहीं? मैंने वही सवाल उठाया कि मणिपुर को न्याय कब, मणिपुर की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? और आपने उठा के मुझे सस्पेंड कर दिया। चलिए सस्पेंड कर दिया, 1 सेशन के लिए सस्पेंड किया, नियम के विरुद्ध जाके मुझे उस सस्पेंशन को एक्सटेंड भी कर दिया। तो हमसे तो कहते हैं नियम तोड़ते हैं हम। आप बताइए, नियम के खिलाफ जाके आपने मुझे मेरा एक्सटेंशन कर दिया सस्पेंशन का, तो वो उनके हाथ में है, करने दीजिए। मैं तो जहां भी मौका मिलेगा, अगर सरकार कुछ गलत करेगी, मैं आपके चैनल पे बात स्वीकार कर रहा हूं, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, चाहे वो मुझे 1000 बार सस्पेंड करें। सदन में नहीं बोलने देंगे, सड़क पे बोलूंगा, सड़क पे नहीं बोलने देंगे, आपके चैनल पे बोलूंगा, किसी और चैनल पे बोलूंगा, जो मंच मिलेगा, जहां भी मिलेगा। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो मैं बोलूंगा, और अगर हाँ मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 1 साल के बाद 750 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं हमारी तपस्या में कमी रह गई, और तीनों काला कानून वापस ले लेते हैं। तो 1 साल पहले संजय सिंह ठीक थे या एक साल के बाद मोदी जी ठीक थे? आप बताइए मुझे। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं भी जब सदन में नहीं पहुंचा था, संसद में नहीं था, तो मुझे भी दूर से ही लगता था कि अरे रोज हल्ला करते हैं। किसी एक भी हल्ला मचाने का या शोर मचाने का या बेल में जाने का कारण व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ हमारे घर पे बहुत सारी संस्थाओं के लोग आते हैं, अभी भी आप चलेंगे आपको मिलेंगे लोग, वो अपनी तकलीफ लेके आते हैं। कहाँ जाएं हम? अगर उन्होंने हमें भेजा है, केजरीवाल जी ने हमें भेजा है संसद के अंदर कि जाओ इनकी आवाज उठाओ, हम कहाँ उठाएंगे? आप बताइए मुझे। तो ये कोई जानबूझ के नहीं है, ये जो करते हैं कुछ मुद्दों को लेके करते हैं, और उसके लिए फिर मुझे सजा दी जाती है, कोई बात नहीं। पर आप ही की पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद जो थे रिंकू जी, उन्होंने तो वेल में गए और बिल फाड़ा और स्पीकर के सामने फेंक दिया, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना सर? वो बिल क्या है आप बताइए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदल के आप एक बिल लेके आ रहे हैं। आपने जबरदस्ती एक अध्यादेश पास कर दिया, 5 जजों के फैसले को 8 दिन में आपने बदल दिया, तो उसके विरोध में उन्होंने किया ऐसा। तो ये आपको, मुझे लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है देश की संसद में तो उसका विरोध करना पड़ेगा, और विरोध करना भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमको नियम के तहत मिला है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, इस देश का बनाया गया संविधान जो है, वो हमें ये अधिकार देता है कि हम कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ बोले। अच्छा, राजनीति नहीं तो कोई और प्रोफेशन आप चुनते, और कौन सा चुनते? सिंगिंग का। इसके तो काफी चर्चे भी हमने सुने हैं, और मैंने सुना है कि कैरियोके नाइट भी यहाँ होता है हर हाँ, शाम। होता है। मतलब मैं अगर खाली हूँ तो मुझे सिर्फ कुछ चीजें पसंद है, जिसमें से एक गाना सुनना तो और गाना राजनीति, खींचतान और आरोप प्रत्यारोप के बीच जो शौक आपको सुकून देता है वो सिंगिंग है? सिंगिंग है। और मैं गजलें भी सुनता हूँ, गाने भी सुनता हूँ, कव्वालियाँ भी सुनता हूँ। मतलब मुझे संगीत से प्रेम है। सुनना चाहेंगे लेकिन अंत में सुनेंगे, लेकिन कौन है फेवरेट सिंगर आपका? मैं गजलें गुलाम अली साहब की, नुसरत फ़तेह अली साहब, मेहंदी हसन, इन सबको सुनता हूँ। जगजीत सिंह जी को सुनता हूँ, और अभी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया, अहमद हुसैन मोहम्मद। तो एक गाना बीजेपी और एक गाना इंडिया गठबंधन के लिए हो जाए? नहीं, ये गानों में ये सब मत लाइए, गानों में ये सब मत लाइए। गाना तो अपने सुकून के लिए गाया जाता है, उसमें कोई किसी के खिलाफ गाने का कोई मतलब नहीं। तो आज का जिस तरह की सराउंडिंग है, आपके सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम 3 भी आए हुए हैं, तो क्या गुनगुनाने वाले हैं हमारे साथ आप? देखिए, एक गीत में क्रांतिकारी गीत है, वो जेपी आंदोलन का उस समय में, कि रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके।
मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो। क्या बात। अच्छा, ये भी सुनने को मिल रहा है कि संजय सिंह जो पॉलिटिशियन है अपना प्रोफेशन चेंज करके शायद फिल्म मेकिंग में भी आ सकते हैं। नहीं, उसमें मेरा दूर दूर तक कोई मेरी ना रुचि है ना कोई शौक है। अच्छा, जब आपकी बेटी ने बताया कि मेरे को ये मूवी ऑफर आई है, मुल्क में वो है, आपने पिक्चर देखी उनकी? हाँ, पिक्चर देखी। कैसा लगा? पिक्चर देखना भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कितनी बार देखी? क्योंकि आप एक फादर हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी फादर एक बार फिल्म देखेगा। 2 बार देखी। तो आप आने वाली कोई एक बार हॉल में देखी, एक बार घर पे देखी। उनके साथ देखी, बेटी के साथ या घर वालों के साथ, परिवारों? बेटी के साथ पहली बार जब देखी थी तो हॉल में देखी थी, और उसके बाद फिर घर में देखी। कभी कोई रुचि रही है फिल्म मेकिंग के साथ? क्योंकि नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं इससे। जो राजनीति का काम कर रहे हैं वो अच्छा है। तो आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपकी बेटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो आप एज अ फादर प्राउड फील करते हैं? देखिए, बच्चों की जिस क्षेत्र में रुचि है उसमें जाने देना चाहिए, कभी उसके लिए रोकना नहीं चाहिए। और जब मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं रोका तो मैं अपने बच्चों को रोकने वाला कौन होता हूँ? हर माँ बाप की क्या इच्छा रहती है? बच्चा पढ़ लिख के तुरंत नौकरी करने लगे। तो मैं तो उस लाइन में नहीं गया, नौकरी की लाइन में। मैं तो समाज सेवा के क्षेत्र में गया, फिर राजनीति में गया। तो हमारे बच्चों को जो अच्छा लगता है, जिस क्षेत्र में वो आगे जाना चाहते हैं, उनको जाने देना चाहिए, उनकी मर्जी है। तो इसलिए इस तरह का दबाव, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे फिर जो उसकी प्रतिभा है वो निखर के आती है। मान लीजिए मेरी रुचि राजनीति में है और आप मुझे रोकेंगे, तो जो इंटरेस्ट है हमारा वो नौकरी में नहीं लगेगा या किसी दूसरे काम में नहीं लगेगा। तो उन लोगों की जिस क्षेत्र में रुचि है वो वहाँ आगे जाए। आपके अगर स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें, कभी ऐसा हुआ है किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो, डांट पड़ी हो? स्टूडेंट लाइफ कैसा रहा है आपका? देखिए, स्टूडेंट लाइफ डांट पड़ने वाली खूब रही है, कोई इसमें स्वीकार करने में मुझे। और पिताजी खुद हमारे टीचर थे, रिटायर हुए हैं अभी, और मदर भी हमारी टीचर थी, हमारी दादी भी टीचर थी। तो हमारा जो परिवार था वो शिक्षकों का परिवार था, तो सबसे डांट सुननी पड़ती थी। कैसे स्टूडेंट थे आप? बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, और बाकी बाहर की चीज़ों में ज़्यादा रुचि थी। तो फिर पिताजी ने मेरा एडमिशन कराया उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग केवंझर में। तो वहाँ से मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसमें डिप्लोमा किया, और फिर धनबाद में मैंने ट्रेनिंग की, और कई कोल माइंस में ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद था कि उनका ये था कि भाई नौकरी करो। तो नौकरी में इंटरेस्ट था नहीं, तो जिस क्षेत्र में था उसमें आ गया। अगर एक मैसेज, जो छात्र अभी आपको इस कैमरे के थ्रू देख रहे हो, उन सबको एक मैसेज देना हो, जो आपने गलती की हो वो दोहराए ना, या कोई मैसेज उनके लिए? नहीं, जो जिसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो पढ़ाई करे। लेकिन मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है कि वो खेल में अच्छा कर सकता है और जाना चाहिए। जो प्रयोग देखिए दिल्ली के अंदर सरकार हमारी कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप का भी, और अगर आप स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, किसी चीज़ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़िए। तो ऐसे मौके लोगों को मिलें पढ़ाई के दौरान, वो अच्छा मॉडल होगा एजुकेशन का, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान आपको दिन रात आपके दिमाग में डाला जाए, और उससे कुछ और ज़्यादा आप करना चाहते हैं और ना कर पाएँ, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जिस क्षेत्र में लोगों का इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ना। क्लासरूम में सर आप आगे बैठते थे या पीछे? कहा जो पीछे बैठते हैं वही नेता बनते हैं। पीछे ही बैठता था मैं। मेरा रोल नंबर भी मुझे याद है, रोल नंबर 56 था। तो बैक बेंचर थे आप भी? बैक बेंचर था मैं, और हमेशा जो उड़ीसा के जो हमारे टीचर थे तो वो कहते थे सिंह रोल नंबर 56, तो मुझे आज भी याद है। दिल्ली से जुड़े 2 सवाल के बाद बैठक का समापन करते हैं। पहला सवाल ये कि आपकी पार्टी कहती है कि हमारा काम बोलता है। हमने पिछले दिनों देखा कि बारिश में दिल्ली थम गई थी। आपके नेताजी का भी सपना है कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, तो क्या कमी रह गई? क्या अधिकारियों से सहयोग नहीं मिल पाया? दिक्कत कहाँ आई?
देखिए, बात बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ समस्या हमारे पास पहले ये थी कि एमसीडी और दिल्ली सरकार अलग अलग हाथों में था। एक था बीजेपी के हाथ में, दूसरा था आम आदमी पार्टी के हाथ में। तो उसमें तालमेल बनाने में बहुत समस्या हुई। तीसरा एलजी साहब का शासन है, उनके साथ आप देखते ही हैं क्या हालत रहती है। लेकिन अभी एमसीडी और दिल्ली सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। और आप देखिए, कूड़े का पहाड़ जो बहुत बड़ी समस्या थी दिल्ली वालों के लिए, वो कूड़े का पहाड़ खत्म हो रहा है। कल भी गए थे केजरीवाल साहब वहाँ पे। जो आपने कहा कि पानी का भराव हो जाता है बारिश के दिनों में, ये समस्या है और इसको भी जल्दी ठीक करेगी सरकार। कुछ जगहों पे ज़्यादा हो जाता है, जैसे मिंटो ब्रिज का इलाका है, वहाँ पे देखने को मिलता है। और बारिश में तो हम लोगों ने अभी देखा कि हजारों करोड़ रुपए प्रगति मैदान के निर्माण में खर्च किया गया था, मंडपम जो बना है, और वहाँ भी जल भराव हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उस समस्या से मैं भाग रहा हूँ। हाँ, इसका समाधान जल्दी होगा, ठीक होगा। आपका फेवरेट मौसम कौन सा है? फेवरेट मौसम तो ठंडी है। ठंड आने वाली है। गर्मी में कहाँ पसीने पसीने आप रहिए। हम लोगों को ऐसे भी ज़्यादा भागना रहता है, तो यात्राएं बहुत करता हूँ मैं, तो इसलिए अच्छा रहता है, ठंड रहती है। हम दोनों के बीच ये कॉमन है कि हम दोनों को ही ठंड पसंद है। लेकिन ठंड के साथ एक दिक्कत यह है कि दिल्ली में पॉल्यूशन खूब हो जाता है, तो वहाँ भी तालमेल बैठाना है हरियाणा के साथ। तो क्या चल रहा है? अब देखिए, ये हर बार का एक महीने 15-20 दिन का ये मामला रहता है जिसमें बहुत हाइप दी जाती है। लेकिन साल भर हमारी सरकार ने क्या किया? पोल्यूशन कम करने के लिए कितना ग्रीन एरिया हमने तैयार किया, कितना हमने एफर्ट्स किया, कितना हमने प्रदूषण को रोकने के लिए गाड़ियों को रोका, कितने प्रयास हमारी सरकार ने तैयार किए प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कितनी नदियों की सफाई के लिए, या जैसे आपने कहा झील बनाने के लिए काम किया। मतलब प्रदूषण सिर्फ ये नहीं कि जो हमको 15 दिन और महीने भर देखना पड़ता है, बल्कि साल भर हम उस पर कितना काम करते हैं, इसका आकलन ईमानदारी के साथ होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, नंबर एक। और दूसरी चीज, दिल्ली के प्रदूषण के लिए सबके साथ तालमेल बना के, जिसमें केंद्र सरकार है, हरियाणा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, सबके साथ सरकार तालमेल बना के ही काम कर सकती है। अभी आपकी बेटी की फ्यूचर की बात हुई, देश के लोगों की फ्यूचर की बात हुई, देश के फ्यूचर की बात हुई, तो एक बार मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। एक टिपिकल HR क्वेश्चन होता है, लोग पूछते हैं कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं, किस पद पर देखते हैं, तो देखिए, मैं किसी गलत फहमी में नहीं रहता और जिंदगी में कभी गलत फहमी पाल के राजनीति नहीं की। मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप एक पार्टी में हैं, अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, और पार्टी संगठन के अंदर जो आपका अगुवा होता है, जो नेता होता है, वो आपको जो जिम्मेदारी दे उसको आपको बखूबी निभाना चाहिए। तो पार्टी जो तय करेगी, केजरीवाल साहब जो भी भूमिका तय करेंगे, उसको मैं 100% ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, बाकी अपनी तरफ से कोई क्लेम, कोई दावा नहीं है। पर महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो बेहतर होता है कि उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और अपनी लीडरशिप के प्रति पूरा भरोसा जताइए और उसके साथ मिलकर काम कीजिए। वो कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में आपको पेपराजी ने स्पॉट किया राघव चड्ढा और परिणीति की शादी में, तो उन न्यूली वेड कपल्स को आपने कोई हैप्पी मैरिज के टिप्स दिए? उन लोगों को टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है, और दोनों बहुत ही समझदार हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से एक टिप्स ज़रूर दे सकता हूँ कि जब भी कभी कोई किसी बात को लेके विवाद या तनाव हो, या आपस में कोई गुस्सा नाराज़गी हो, तो बेहतर होता है कि तुरंत थोड़ी देर के लिए आप लोग अलग अलग हो जाओ, तो उससे फिर आदमी शांत हो जाता है। तो ये एक छोटी सी बात जो मैंने अपने लिए सीखी है कि जब कभी किसी बात को लेके विवाद हो तो चुप हो जाओ, थोड़ा अलग हो जाओ। राघव के कान में तो नहीं कह दिया दैट वाइफ इज ऑलवेज राइट? हाँ, ये तो जीवन अच्छा जीने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, ये मान के चलो। तो एक ऐसे समय में जब हर MP के
जो एनुअल सैलरी है, जो उनकी इनकम है, उसके बारे में बहुत बातें होती हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, पर आपकी एज पर द लिस्ट सेकेंड लोएस्ट इनकम है एज एन MP, तो आपके बारे में ये कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। जी हाँ, आमदनी के मामले में मुझसे कम सिर्फ एक सांसद है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। और जब मैंने अपना नॉमिनेशन के समय अपनी आमदनी डिक्लेयर की थी तो मुझे याद है सोशल मीडिया पे बहुत हल्ला हुआ था कि अब तो इसकी सदस्यता खा जाएंगे और इसकी जांच कराएंगे, और इसने जो अपना डिक्लेयर किया है आमदनी वो सब गलत डिक्लेयर किया है। तो मैंने उस समय भी चुनौती दे के कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने अपना डिक्लेयर किया है इनकम अपने नॉमिनेशन में, उसकी 6 साल तो आप जांच करा चुके, अगले 6 साल और जांच कराइए, तो जो 10 साल भी जांच कराइए, जो है खुली किताब की तरह सामने है। कुछ भी गलत जिंदगी में किया नहीं, और इसलिए ईमानदारी से अपना जीवन जीता हूँ, ईमानदारी से जीवन जीता रहूँगा, भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ लड़ता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। उसमें किसी जांच का या इसका उसका कभी ना डर रहा है ना रहेगा। तो सीधा रास्ता है। कहीं कोई, अभी आपने देखा होगा कि मेरे खिलाफ ईडी ने चार्जशीट में मेरा नाम डाल दिया, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है, मैंने खुद ईडी को डिफेमेशन नोटिस भेजा और ईडी ने अपनी गलती मानी कि लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए कभी इसकी चिंता नहीं रही। तो चलिए अब सांसद महोदय को फ्री करते हैं, बहुत सारा काम है, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज की बैठकी का समापन करते हैं। बैठकी में एक प्यारा सा गाना सर ने सुनाया। हालांकि कई सांसद ऐसे भी हैं जिनसे कहोगे गाना गाइए तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक प्यारा सा संगीत, क्रांतिकारी गीत हमें सुनाया। तो चलिए आज की बैठकी का समापन करते हैं। हमारी बातचीत बड़ी मज़ेदार रही। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।